A very warm welcome to all my viewers. Welcome to my YouTube channel NCERT 7th. स्टूडेंट्स, ये हमारे क्लास 8 के हिस्ट्री सेक्शन का चैप्टर सेकंड का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले हमने 2 वीडियो कवर किया था। आइए अब हम देखते हैं इस चैप्टर में वॉर विद द मराठाज। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, from the late 18th century, the company also sought to curb the eventually destroy Maratha power. With their defeat in Third Battle of Panipat in 1761, the Marathas' dream of ruling from Delhi was shattered. इसका मतलब ये है कि 18th सेंचुरी के लास्ट तक कंपनी मराठों की ताकत को काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी। और जब 1761 में पानीपत की जो थर्ड बैटल थी उसमें हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने के लिए मराठों का सपना जो था वो चूर चूर हो गया था। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। दे वर डिवाइडेड इंटू मेनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स सरदार्स, यानी कि सरदार बिलोंगिंग टू द डायनेस्टी सच एज द सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले। दीज चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन अ कॉन्फेडरेसी अंडर अ पेशवा। पेशवा कौन था? एक प्रिंसिपल मिनिस्टर हुआ करते थे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर आप कह सकते हो उस टाइम। हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे। यानी कि बात करें यहाँ पे कि इन तो चूँकि उनका मराठों का सपना चूर चूर हो गया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हारने के बाद, तो उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया था और इन राज्यों की जो बागडोर थी वो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कह सकते हैं कॉन्फेडरेसी के सदस्य थे ये। ठीक है, आगे देखिए, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि पेशवा क्या था, इस कॉन्फेडरेसी का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख हुआ करता था, जो कहाँ रहता था? पुणे में रहता था। आगे देखें, महादी सिंधिया एंड नाना फडणवीस वर टू फेमस मराठा सोल्जर्स एंड स्टेटमैन ऑफ लेट 18th सेंचुरी। यानी कि महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18th सेंचुरी के लास्ट के 2 बहुत ही प्रसिद्ध मराठा योद्धा और क्या थे? राजनीतिज्ञ थे। आइए आगे वाला सेक्शन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है the Marathas were subdued in a series of war. In the first war of ended in 1782, यानी कि मराठों ने क्या किया? एक के बाद कई युद्ध कंपनी ने लड़े और इसमें क्या हुआ? एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, यानी कि मराठे हार गए। और क्या हुआ? इन द फर्स्ट वॉर ऑफ दैट एंडेड 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई। और इसी के अंतर्गत क्या देखने को मिल रहा है? पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ ख़त्म हुआ, जिसमें क्या हुआ? कोई भी पक्ष जीता नहीं। क्या लिखा है? देयर वॉज नो क्लियर विक्टर। फिर सेकेंड वॉर देखिए, द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, जो कब होता है? 1803 से 1805 के आसपास। वॉज फॉट ऑन अ डिफरेंट फ्रंट्स, यानी कि ये अलग अलग फ्रंट्स पे लड़ा गया था। और इसके लिए क्या हुआ? इसका क्या नतीजा निकलता है? इसका नतीजा ये निकला कि रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग द उड़ीसा एंड द टेरिटरीज नॉर्थ इन द यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। यानी कि जो दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध था 1803 और 5 में, वो कई मोर्चों पर लड़ा गया था और इसका नतीजा ये हुआ था कि उड़ीसा और यमुना के नॉर्थ में जो आगरा और दिल्ली है, ठीक है, इसके सहित कई भूभाग को अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में ले लिया। अच्छा, फिर देखिए क्या होता है। फाइनली थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1817-1819 क्रस्ड मराठा पावर। और जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है, इसमें क्या होता है? अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरीके से अंग्रेज कुचल देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, द पेशवा वॉज, यहाँ पे लिखा हुआ है, द पेशवा वॉज रिमूव्ड and sent away to the Bithur near Kanpur with a pension. The company now had a complete control over the territories south of the विंध्यास। यानी कि बात ये करें, और जब 1817 और 1819 के बीच में जब थर्ड एंग्लो मराठा वार होता है तो उसमें मराठे पूरी तरीके से हार जाते हैं और पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास एक बिठूर जगह है वहाँ पर भेज दिया जाता है और उनको पेंशन दे दिया जाता है कि आपको समय समय पे पेंशन मिलता रहेगा, जैसा कि आप अलग अलग मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे। ठीक है, अब क्या होता है? अब ये इसमें दिया हुआ है कि द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ द विंध्यास। यानी कि अब विंध्य के दक्षिण में, यानी कि
इस विंध्य के साउथ में, दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण अब हो चुका था। अब देखिए अगला सेक्शन, द क्लेम टू द पैरामाउंटेसी। ठीक है, यानी कि अब ये बताया जा रहा है सर्वोच्चता का दावा, यानी कि सबसे अच्छा, सबसे सर्वोच्च कौन है, सबसे अच्छा कौन है। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एबव दैट द अर्ली 19th सेंचुरी द कंपनी परसुएडेड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। यानी कि ऊपर हमने जितना भी सेक्शन देखा, जितना पढ़ा जाना, उस सब के विवरण से ये क्लियर हो जाता है कि 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग से ही कंपनी ने अपने क्या किया, क्षेत्रीय विस्तार के लिए एकदम आक्रामक नीति अपनाई थी उन्होंने। इस कड़ी में उन्होंने क्या किया था, आप देख सकते हैं कि अंडर द लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स यानी कि कब क्या थे, ये गवर्नर जनरल थे, कब से, 1813 से 1823। अ न्यू पॉलिसी पैरामाउंटेंसी वॉज इनिशिएटेड, ये एक नई पॉलिसी लाए थे पैरामाउंटेंसी। क्या था कि नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम, हैंस इट्स पावर वॉज ग्रेटर दैन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। इसका मतलब ये था कि जो आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं, ये क्या कहे, एक सर्वोच्चता की एक पॉलिसी लाए, और इसमें क्या कहा उन्होंने, कंपनी का ये दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, यानी कि वही बेस्ट हैं, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर हैं। ठीक है, आगे देखिए आप, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट its interest, it was justified in annexing the threatening to annex any Indian kingdom. This view continued to guide later British policies as well. यानी कि अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय भूमियों का, रियासतों का अधिग्रहण करने लगे, यानी कि उसको एनेक्स कर लिए, और उनको मतलब अनेक्सेशन की धमकी देने का अधिकार भी अपने पास मानती थी वो कंपनी जो थी। और यही सोच बाद में ही अंग्रेज़ों की नीतियों में दिखाई देने लगी हमेशा। यानी कि आप देख सकते हो कोई भी पॉलिसी अगर आप देखो, चाहे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करो या फिर पैरामाउंटेसी की बात करो, या कि कोई भी पॉलिसी अगर आप ले लें, ठीक है, उन सब में ब्रिटिशर्स जो थे अपने आप को बेस्ट साबित करने की कोशिश करते थे हमेशा। आगे देखिए यहाँ पे, द प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट अनचैलेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि किसी तरीके से ये जो प्रक्रिया थी, मीन्स क्या था, दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड, यानी कि लेकिन ये प्रक्रिया क्या थी, बेरोक टोक नहीं चली। ठीक है, कि मतलब कि आप वो ब्रिटिशर्स जो बोलते चले जाएं उसको फॉलो लोग करते जाएं, ऐसा नहीं था। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट कहाँ का, किट्टूर, कहाँ में है, आज प्रेजेंट टाइम में कर्नाटका वहाँ बोलते हैं उसको। वहाँ पे एक रानी थी, रानी चेन्नम्मा उसका नाम था। रानी चेन्नम्मा टुक टू आर्म्स, रानी लक्ष्मीबाई की तरह कहते हैं इनको। रानी चेन्नम्मा टुक कहाँ की थी, कर्नाटका की थी। रानी चेन्नम्मा टुक टू आर्म्स एंड लीड एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट। ठीक है, इन्होंने हथियार उठाया, और रानी चेन्नम्मा ने क्या किया, हथियार उठा लिया और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने रिवोल्ट छेड़ दिया, यानी कि आंदोलन छेड़ दिया। आगे देखें, शी वॉज अरेस्टेड इन 1824 एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829। उनको अरेस्ट कर लिया जाता है 1824 में, और 1829 में उनकी डेथ हो जाती है जेल में। बट लेकिन याद रखें, लेकिन इसमें क्या एक चीज़ जानने वाली बात एक और है, क्या कि रायन्ना, पुअर चौकीदार, रायन्ना नाम का एक पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन किट्टूर का ही एक चौकीदार जिसका नाम था रायन्ना, ठीक है, संगोली एक जगह है वहाँ पे किट्टूर में, कैरीड ऑन द रेजिस्टेंस, इस रिवॉल्ट को उसने आगे बढ़ाया। विथ पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मेनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स, यानी कि और वो बहुत पॉपुलर हुआ, और क्या हुआ, विथ पॉपुलर सपोर्ट, यानी कि अच्छे लोगों की उसको हेल्प मिलती गई, और उसने ब्रिटिशर्स के बहुत सारे कैंप्स और रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिए। ही वॉज कॉट हैंग बाई द ब्रिटिश इन 1830, और ब्रिटिशर्स ने 1830 में पकड़ के फांसी दे दिया उसको भी। अच्छा, इसके बारे में देखिए, यू विल रीड मोर अबाउट सेवरल केसेस रेजिस्टेंस लेटर इन द बुक, और इसके बारे में आप और अच्छे से इस बुक में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखें, इन द लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया। यहाँ ध्यान दें, इन लेट 1830 द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया।
1830 के आसपास जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो रशिया से बहुत ज़्यादा परेशान थी, डरी हुई थी। क्यों? क्योंकि इट इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड इंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, यानी कि उसको ये लगता था कि कंपनी को इस बात का डर था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैल कर नॉर्थ वेस्ट कहीं इंडिया को भी अपनी चपेट में ना ले ले। ठीक है, क्योंकि सब लोग अपने अपने इंपीरियल पावर को बढ़ावा देने चाह रहे थे। ठीक है, आगे देखें आप। ड्राइवन बाय दिस फियर द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। लेकिन ब्रिटिश नाउ वांटेड, इसलिए ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि अपना कंट्रोल पूरी तरीके से नॉर्थ वेस्ट पे चाहते थे। ठीक है, आगे देखें। दे फॉट अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद अफगानिस्तान between 1838 and 42 and established indirect company rule there। इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने 1838 से 42 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी और वहाँ पे क्या किया, एक इनडायरेक्ट कंपनी रूल रेगुलेशन अपना इम्प्लीमेंट कर दिया, इस्टेब्लिश कर दिया। आगे देखें यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843। 1843 में सिंध को ले लिया गया और नेक्स्ट टाइम वॉज पंजाब, और आगे फिर पंजाब को ले लिया गया। बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है, बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह हैड बैक द कंपनी आफ्टर हिज डेथ इन 1839। टू प्रोलॉन्ग्ड वॉर वर फॉट विद द सिख किंगडम। अल्टीमेटली इन 1849 पंजाब वॉज एनेक्स्ड। यानी कि सिंध तो उन्होंने अंग्रेज़ों ने ले लिया था, लेकिन जब पंजाब की तरफ लेने के लिए आगे बढ़े तो वहाँ महाराजा रणजीत सिंह से इनकी लड़ाई होने लगती है। और क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह ने उनकी दाल यहाँ पे गलने नहीं दी, और 1839 में जब उनकी डेथ हो जाती है तो इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ सिखों ने लड़ी थी, और अंत में लास्ट में 1849 में अंग्रेज़ों ने क्या किया, पंजाब को भी एनेक्स कर लिया। ठीक है, चलिए आगे देखें। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको देखें क्या, ये गोधड़प की नीति इसको कहते हैं एक तरीके से। देखिए यहाँ पे, द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन अकर्ड अंडर द लॉर्ड डलहौजी हु वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 56। यानी कि क्या होता है कि अधिग्रहण की जो सबसे लास्ट जो वेव थी, एक तरीके से कह सकते हैं लहर थी, वो 1848 से 56 के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। ठीक है, एंड लॉर्ड डलहौजी हु वाज गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 से 56, ही डिवाइज्ड अ पॉलिसी दैट केम टू बी नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यानी कि 1848 से 56 के बीच में इन्होंने एक पॉलिसी चलाई, गवर्नर जनरल थे, उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा गया। अच्छा, इसके तहत क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत क्या कहा गया था, देखिए इसी के तहत रानी लक्ष्मीबाई का इन्होंने साम्राज्य हड़प लिया था और लड़ाई वगैरह हुई थी, जो झांसी की रानी थी। आगे देखिए, द डॉक्ट्रिन डिक्लेयर्ड दैट इफ़ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हायर हिज किंगडम वुड लैप्स, दैट इज़ बिकम पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डिक्लेयर्ड हो गया है, इसके तहत क्या है, कोई भी इंडियन रूलर अगर उसकी डेथ हो जाती है बिना उसके लीगल हायर, मीन्स क्या है कि अगर कोई भी रूलर है उसकी अगर डेथ हो जाती है और उसका कोई जो मेल वारिस नहीं है, यानी कि पुरुष वारिस कोई बच्चा नहीं है, तो उसकी रियासत पूरी की पूरी जो उसकी टेरिटरी है वो हड़प कर ली जाएगी। ठीक है, यानी कि कंपनी का वो पार्ट हो जाएगी। ये था। अब देखिए आगे, वन किंगडम आफ्टर अनदर वॉज एनेक्स्ड सिंपली बाई अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन। यानी कि एक के बाद एक कई सारे टेरिटरीज़, कई सारे स्टेट्स को इन्होंने हड़पते चले गए लॉर्ड डलहौजी। जैसे कि उसमें एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, सतारा है, इसको 1848 में, संभलपुर है, उदयपुर, नागपुर, झांसी, इन सारे स्टेट्स को, टेरिटरी को कह सकते हैं इन्होंने एनेक्स कर लिया। आगे देखिए, फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर द अवध। अब ये अवध की तरफ बढ़ गए। ठीक है, अवध की तरफ बढ़ते हैं, फिर क्या होता है, दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्ग्यूमेंट। दे said they were obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from the misgovernment of the नवाब। और ये क्या, अवध की तरफ बढ़ करके क्या कहते हैं कि देखो क्या है कि 1856 में इन्होंने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था, और अंग्रेज़ों ने ये तर्क इस पर ये दिया कि अवध की जो जनता है वो नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए हमने ऐसा काम किया हुआ है। उनको ऐसा लगता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो नवाब है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है और यहाँ की जनता परेशान है ज़्यादा,
वो मिस गवर्नमेंट कर रही है, इस वजह से हम अपने हाथ में सत्ता लेते हैं। आगे देखिए, इन लार्ज बाय द ह्यूमिलेटिंग वे इन विच द नवाब वॉज डिपोज द पीपल ऑफ अवध ज्वाइन द ग्रेट रिवोल्ट ब्रोक आउट इन 1857। और क्या था, अपने प्रिय नवाब को जिस तरीके से गद्दी से हटा दिया गया उसको देखकर लोगों में गुस्सा भड़क गया और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए, जो कि आप जानते हैं या मैं आपको आगे सेक्शन में से बताऊंगा। 1857 के रिवॉल्ट जो कि मंगल पांडे वाला लड़ाई थी। ठीक है, आगे देखें आप, ये सेक्शन आप देख सकते हो कि 17 पहले फिगर में आप देखो 1797 की बात करी जा रही है। यहाँ पे ब्रिटिशर्स के रूल रेगुलेशन कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, जितने भी इस फोटो में जो आप देख रहे हो, इस फोटो में जहाँ जहाँ येलो सेक्शन यानी कि ये वाला सेक्शन हो गया या थोड़ा सा ये सेक्शन और ये सेक्शन, यहाँ पे ब्रिटिशर्स के रूल हैं, लेकिन ये 1797 की बात करी जा रही है। और 1840 आते आते आप देखो ब्रिटिशर्स ने कहाँ कहाँ तक रूल रेगुलेशन अपना करना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि कंपनी को उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया था। ठीक है, और कुछ समय बाद यानी कि 1857 तक आते आते आप देख सकते हैं ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से पूरे इंडिया को स्लेव बना दिया था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि नया एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नई शासन व्यवस्था कैसे चल रही है, उनकी स्थापना कैसे हुई, आइए देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स क्या थे, ये गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 टू 1785। वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of the company power। यानी कि ये वॉरेन हेस्टिंग्स उन सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। ठीक है, आगे देखें। इसके साथ ही साथ बाय हिज टाइम द कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल बट आल्सो इन द बॉम्बे एंड मद्रास आल्सो। यानी कि यहाँ पे कंपनी ने अपना रूल रेगुलेशन यहाँ भी तीनों जगह अपनी पावर को उन्होंने बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश कर लिया था। अब ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड, क्या है बात करी जा रही है कि ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड द प्रेसिडेंसीज। इसीलिए कहा गया ना ये 3 प्रेसिडेंसी थी, यहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी और यहाँ पे कलकत्ता प्रेसिडेंसी। ठीक है, ये 3 प्रेसिडेंसी थी। आगे देखें, इसी में British territories were broadly divided into administrative units called the presidencies. There were the 3 presidencies, Bengal, Madras and Bombay, and each was ruled by a governor. हर ये सारी प्रेसिडेंसी एक गवर्नर के थ्रू रूल की जा रही थी। एंड द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल। और इन तीनों का हेड कौन था, गवर्नर जनरल था, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, और ये वॉरेन हेस्टिंग्स के लिए एक बात आप और याद रखेंगे कि द गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल। ठीक है, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल था। ठीक, जो कब बनता है 1773 से 1785 तक रहते हैं ये क्या करते हैं, इन्होंने किया है इंट्रोड्यूस द सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ द जस्टिस। यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार किए, जो कि हम कह सकते हैं कि न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर पर उल्लेखनीय थे। ठीक है, जस्टिस के फील्ड में उसके जो सुधार थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। देखिए, फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज इस्टेब्लिश्ड। 1772 के आसपास एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित हुई थी। क्या हुई थी उसमें, ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स, एक था क्रिमिनल कोर्ट और एक था कौन सा, सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट को फौजदारी अदालत कहते हैं और इसको दीवानी अदालत कहते हैं, जो कि आज भी हमारे यहाँ चलती हैं। ठीक है, आगे देखें। मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट्स। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर द काजी एंड अ मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर्स। यानी कि बात यहाँ करी जा रही है कि जो मौलवी और हिंदू पंडित के लिए भारतीय कानूनों की जो व्याख्या करते थे,
अच्छा, फिर क्या था कि फौजदारी अदालतें जो भी थीं, ठीक है, अब अभी भी वो काजी और मुफ्ती के ही अंडर में आती थीं, लेकिन क्या थे, भले से काजी और मुफ्ती के अंडर में आती थीं, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। जो भी काजी और मुफ्ती थे वो अभी भी कलेक्टर की निगरानी में काम किया करते थे। आगे देखें, हाँ देखें आगे फिर, वॉरेन हेस्टिंग्स वेंट बैक टू इंग्लैंड इन 1785। एडमंड बुर्के accused him of being personally responsible for the misgovernment of Bengal। यानी कि जब वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 में जब लंदन वापस जाता है, तो वहाँ की जो कह सकते हैं जो कोर्ट थी, उसने उसको क्या किया, एक्यूज ठहराया, यानी कि दोषी ठहराया है। किस लिए? बंगाल में मिस गवर्नमेंट के लिए। इस वजह से क्या हुआ, उसके ऊपर मुकदमे चले बहुत ज़्यादा, एंड दिस लीड टू एन इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट लास्टेड 7 ईयर। और पिछले इस आरोप के चलते वॉरेन हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला, इम्पीचमेंट, और 7 साल तक चला ये मुकदमा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सभा बनी हुई है, वही है ये। आगे सेक्शन देखते हैं। A major problem was that the Brahman Pandit gave different interpretations of local laws based on the different school of the धर्म शास्त्र। अच्छा, एक चीज़ ये भी देखना है कि इसमें एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि जो ब्राह्मण पंडित थे वो धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों को अलग अलग व्याख्या कर देते थे। जैसे वो ब्रिटिशर्स जो कहते थे उसके अलावा वो धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग कुछ अलग बात कहते थे। फिर देखिए आगे, टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ द हिंदू लॉ एंड बी हैड ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू द इंग्लिश। यानी कि इसलिए यानी कि इस भिन्नता को ख़त्म करने के लिए कि यहाँ गवर्नमेंट जो रूल ला रही है वो, और जो ब्राह्मणों या फिर जो भी पंडितों के धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग जो उनका रूल रेगुलेशन था, उनमें समानता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। ठीक है, और इसी कड़ी में NB हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया था। ठीक है, आगे देखें, बाई 1778 अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉ, ठीक है, 1778 अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉ वॉज ऑल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूरोपियन जजेस। ठीक है, यानी कि 1778 तक यूरोपियन न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों को भी एक संहिता तैयार करी गई, कह सकते हैं कि मुस्लिम लॉ तैयार किया गया। ठीक है, अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत एक नई सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई। वाइल कोर्ट ऑफ अपील द सदर निज़ामत अदालत वॉज ऑल्सो सेटअप एट द कलकत्ता। यानी कि कह सकते हैं कि इसके अलावा कलकत्ता में एक अपील अदालत, ठीक है, यानी कि सदर निज़ामत अदालत की भी स्थापना की गई थी। आगे देखें आप, द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर। यानी कि भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, सबसे बड़ा पोस्ट हुआ करता था। एज अ टाइटल सजेस्टेड हिज मेन जॉब वॉज टू कलेक्टर, क्या कलेक्टर, रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस। द पुलिसमैन, क्या लिखा है, पुलिस हेल्प ऑफ द जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगा। यानी कि कलेक्टर की ये जिम्मेदारी होती थी कि वो रेवेन्यू को, टैक्स को कलेक्ट करे और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे अपने डिस्ट्रिक्ट में। किसकी हेल्प से? जज की हेल्प से, पुलिस ऑफिसर की हेल्प से और दरोगा की हेल्प से। आगे देखें, हिज ऑफिस द कलेक्ट्रेट, उसकी ऑफिस कलेक्ट्रेट कहलाती थी, बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पैट्रोनीज दैट स्ट्रिक्टली रिप्लेस्ड प्रीवियस होल्डर्स ऑफ द अथॉरिटी। यानी कि जो उसका जो कार्यालय था, उसका जो ऑफिस था कलेक्ट्रेट, वो क्या था, एक तरीके से सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, सेंट्रलाइजेशन बन गया था वहाँ का। ठीक है, और पुराने सत्ता के केंद्रों को उसने हटा दिया, एक तरीके से कह सकते हैं। यानी कि अब जो भी चीज़ें रेगुलेट होती थी या फिर कोई भी रूल रेगुलेशन इम्प्लीमेंट होता था, वो इसी कलेक्ट्रेट ऑफिस से ही होने लगा। ठीक है, आगे देखें आप, द कंपनी आर्मी, कंपनी आर्मी के बारे में बात कर रहे हैं। द colonial rule in India brought in some new ideas of the administration
एंड रिफॉर्म्स बट इट्स पावर रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। यानी कि बात ये करी जा रही है कि कंपनी की फ़ौज की क्या था कि कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता जो थी वो सैनिक ताकत में थी, यानी कि सैन्य ताकत में ही थी। ठीक है, आगे देखें इसी के कड़ी में, द मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज ऑफ कैवलरी। कैवलरी का मतलब होता है सवार। ठीक है, कि मुगल आर्मी में क्या थे, सिर्फ सवार थे, यानी कि सवार कैसे, वो घुड़सवार, कैवलरी को घुड़सवार कहते हैं। ट्रेन सोल्जर्स ऑन द हॉर्स बैक। अच्छा और देखो, एंड इन्फेंट्री थी, यानी कि पैदल सेना थी, दैट इज़ द पैदल फुट सोल्जर्स। दे वर गिवन ट्रेनिंग इन द आर्चरी, यानी कि तीरंदाजी में भी उनको महारत हासिल थी मुगलों को। एंड द यूज़ ऑफ द स्वॉर्ड, और उनको तलवार आती थी, यानी कि तलवार देखो, इन्फेंट्री और कैवलरी दोनों थी उनके पास, मुगल के पास तो, और उनके पास तीरंदाजी थी और तलवारबाजी के वाले जो जिसमें परफेक्ट होते थे तलवारबाजी और तीरंदाजी में, ऐसे सैनिक उनके पास थे। द कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव द लार्ज प्रोफेशनली ट्रेन इन्फेंट्री। यानी कि इसके सेना में क्या था कि सवारों का दबदबा रहता था, और मुगल साम्राज्य को एक बहुत बड़े विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। ठीक है, इसलिए क्या हुआ इस कड़ी में, द रूरल एरियाज हैड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म पीजेंट्स एंड द लोकल जमींदार ऑफन सप्लाइड द मुगल विद द पैदल सोल्जर्स। और इस कड़ी में क्या होता था कि ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बहुत बड़ी संख्या थी जिनके पास हथियार वगैरह थे, और जो वहाँ के जो लोकल जमींदार थे वो मुगलों को ज़रूरत पड़ने पर क्या देते थे, पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। एक तरीके से कह सकते हैं कि सोल्जर वो भेजते थे अपनी तरफ से। ठीक है, आगे देखें आप नेक्स्ट पैरा, अ चेंज occurred in the 18th century when Mughal successor states like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as a professional soldiers। क्या हुआ, एक चेंज आया कब, 1800 कह सकते हैं कि 18 सेंचुरी में क्या हुआ था, जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भी भर्ती किया गया, किस लिए, एज ए पेशेवर सैनिक के रूप में उनको भर्ती किया गया, रिक्रूट किया गया और उनको ट्रेनिंग दी जाने लगी। ठीक है, तो ये सूरत बदल गई, ये कंडीशन बदल गई। क्या होता है आगे देखें आप, द ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड्स व्हेन इट बिगन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी। यानी कि देखो जरा ध्यान से, मुगलों की लगे ये कॉपी करने ब्रिटिशर्स, क्योंकि मुगल ने क्या किया, अपने सेना में उन्होंने पीजेंट्स को शामिल लगे वो करने, तो यही देखते हुए ब्रिटिशर्स ने भी यही काम करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने भी अपनी सेना में जो इंडियन लोग थे उनको शामिल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, विच केम टू बी नोन एज द सिपॉय आर्मी फ्रॉम द इंडियन वर्ड सिपाही, यानी कि सिपाही से बना था क्या वर्ड, सिपाही से न्यू वर्ड बना हुआ था सिपॉय। ठीक है, यही अब आगे चल के आप पढ़ेंगे, सिपॉय म्यूटनी, यानी कि सैनिक विद्रोह, जो आप आगे चल के पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या था, सोल्जर। आगे देखें, एज वॉरफेयर टेक्नोलॉजी फ्रॉम 1820s द कैवलरी रिक्रूटमेंट्स ऑफ द कंपनी आर्मी डिक्लाइन। यानी कि 1820 के आसपास जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगे, ठीक है, कंपनी की सेना में घुड़सवार जो थे, यानी कि कैवलरी थे, उसकी टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई, यानी कि घुड़सवार को वो कम कर लिया और अपनी उसमें इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना को उन्होंने भर्ती कर लिया ज़्यादा। किसने, ब्रिटिशर्स ने। एंड दिस इज़ बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन द बर्मा, यानी कि बर्मा साइड में, ठीक है, जो आज आपका म्यांमार है वो बर्मा, अफगानिस्तान, इजिप्ट, वेयर सोल्जर्स वर आर्म्ड विद द मस्कट्स एंड मैच हॉक्स। यानी कि कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, क्योंकि उन्होंने कॉलोनियल सिस्टम अपना वहाँ भी बना करके रखा हुआ था। और जहाँ पे जो सिपाही थे, मस्केट क्या थी कि एक बंदूक थी एक तरीके से कह सकते हैं, और मैच लॉक से वो लैस रहते थे। ठीक है, एक तरीके का हथियार था। हाँ, आगे देखें, द सोल्जर्स ऑफ द कंपनी आर्मी हैड टू कीप पीस विथ चेंजिंग मिलिट्री requirements and its
इन्फेंट्री रेजिमेंट्स नाउ बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट। यानी कि क्या थी कि कंपनी की जो सेना के सिपाही को बदलती हुई सैनिक ज़रूरतों का ध्यान रखना पड़ता था, और अब उसकी पैदल टुकड़ी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि पैदल सेना जो थी उनकी कहीं भी चली जाती थी, ठीक है, और वो काफ़ी मजबूत हुआ करती थी क्योंकि उनको प्रॉपर ये ट्रेनिंग देते थे, बहुत ज़बरदस्त वाली। आगे देखें, इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। और क्या हुआ, 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक कह सकते हैं कि एक एक प्रॉपर सैनिक संस्कृति विकसित लगे वो करने, ठीक है। और जिसके तहत क्या हो रहा, आगे आगे पढ़ें कि सोल्जर्स वर increasingly subjected to European style training, drill and discipline that regulated their life far as more than before। यानी कि क्या कर रहे हैं वो कि वो सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण लगे देने, वो ट्रेनिंग उनको लगे जैसे यूरोप में ट्रेनिंग दिया जाता था वैसे ये लगे ट्रेनिंग देने, और अभ्यास और डिसिप्लिन भी खूब ज़्यादा सिखाया उनको जाने लगा। अब उनका जीवन क्या था, उनका जीवन पहले से ज़्यादा कंट्रोल था, नियंत्रित था, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे घुड़सवार सैनिक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग अ फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स। यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे वो इन चीज़ों से परे थे, वो इन बातों को मानते नहीं थे कि कौन किस कास्ट का है, हिंदू है कि मुसलमान है, या फिर उसकी क्या भावना है, क्या वो सोचता है क्या नहीं सोचता है। वो सिर्फ एक बात की तरफ फोकस करते थे कि इनको सोल्जर बनाना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आगे देखें, एक कुछ क्वेश्चन किया जा रहा है कि कुड इंडिविजुअल सो ईजिली गिव अप देयर कास्ट। क्या मतलब कोई एक इंडिविजुअल बंदा है वो अपनी कास्ट वो ऐसे ही नॉर्मली छोड़ सकता है कि वो किसी कास्ट का नहीं है, उसकी कास्ट क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक सोल्जर है, क्या ऐसा माना जा सकता था? ठीक है, आप ये खुद से फील करें और खुद से समझें। अगला है क्या कि कुड इंडिविजुअल सो ईजिली गिव अप देयर कास्ट एंड द रिलीजियस फीलिंग्स, कुड दे सी themselves ओनली सोल्जर्स एंड नॉट अ मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी। यानी कि क्या वो सिर्फ अपने आप को एक सोल्जर समझें, किसी एक समुदाय का सदस्य ना समझें, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी जो हमें खुद से प्रश्न करना था और उस टाइम के फीलिंग के अकॉर्डिंग आंसर देना है। आगे देखिए, व्हाट डिड द सिपाही फील। सिपाहीज यानी कि जो सिपाही थे वो क्या फील करते थे, ठीक है। हाउ डिड दे रिएक्ट टू द चेंजेस इन देयर लाइफ्स एंड देयर आइडेंटिटी। वो इन सब चीज़ों के बारे में क्या फील करते थे, क्या सोचते थे, क्या समझते थे, ठीक है, कि उनकी पहचान क्या है, ठीक है। आगे देखें, दैट इज़ देयर सेंस ऑफ हु दे वर, यानी कि वे कौन हैं। यानी कि सिपाही जो हैं वो अपनी पहचान भूल चुके थे कि वो हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, वो सिर्फ एक सिपाही मात्र बन गए थे। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 गिव अस अ ग्लिम्स इनटू द वर्ड्स ऑफ द सिपाहीज एंड यू विल रीड अबाउट दिस सेक्शन इन द चैप्टर नंबर 5 रिवॉल्ट। तो उसकी इन सभी के बारे में विस्तार से आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, सिपाही म्यूटनी वगैरह वाला एक चैप्टर उसमें आप पढ़ेंगे जानेंगे। आइए अब इसी कड़ी में देखते हैं कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष क्या निकला, इन सारे चीज़ों का निष्कर्ष क्या निकलता है। देखिए, कंक्लूजन के तहत हम ये जानेंगे क्या कि दस द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी टू द टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक ट्रेडिंग कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक क्या बन गई, एक टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर, यानी कि भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई, जो कि दूसरे कंट्री में जा जाके वो निवेश करते थे और चीज़ों को वहाँ पे कॉलोनी बना लेते थे, अपनी वो कॉलोनी बना करके लोगों को कंट्रोल करते थे। आगे देखें, द अराइवल ऑफ अ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th सेंचुरी ऑल्सो एडेड दिस प्रोसेस। यानी कि 19th सेंचुरी की शुरुआत में जब वो स्टीम वाला टेक्नोलॉजी आया, यानी कि भाप से चलने वाली जब चीज़ें आने लगी, चाहे हम इंजन की बात करें या फिर हम पानी के जहाज़ की बात करें, तो वो चीज़ें एक तरीके से इसमें बहुत कैटलिस्ट की काम करें कि चीज़ें बहुत तेज़ी से लगी आगे बढ़ने। यानी कि जब पानी वाले जहाज़ जब आया करते थे पहले, तो उसको ब्रिटेन से यहाँ आने में, यूरोप से यहाँ आने में 6-7 महीने लग जाया करते थे, ठीक है। और जब भाप का जब आविष्कार हो गया तब ये लोग जल्दी जल्दी यानी कि 3-4 हफ्ते में लगे आने। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, till then it would take anywhere between 6 to 8 months to travel to India by sea, and steamships reduced the journey time to the 3 weeks, enabling more Britishers and their families to come to far off
कंट्री लाइक इंडिया। और जब ये दूरी घट गई, यानी कि जब भाप वाले जब जहाज़ आ गए, तो ब्रिटिशर्स, न सिर्फ ब्रिटिशर्स यानी कि उनके रिश्तेदार भी और उनके बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स के लोग भी वहाँ से यहाँ आने लगे और यहीं रहने लगे। आगे देखें, नेक्स्ट पैरा इसका दिया रखा हुआ है कि बाई 1857 द कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट 63% ऑफ द टेरेटरी एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यानी कि 1857 तक क्या था कि जो भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 8% आबादी पर यानी पॉपुलेशन पर कंपनी का सीधा शासन जो है स्थापित हो चुका था। वो लोगों को डायरेक्ट मतलब 63% लोगों को वो कंट्रोल करती थी पूरी तरीके से। सॉरी, 63% टेरिटरी पे 78% लोगों को वो कंट्रोल करती थी। ये कंडीशन हो गई थी। इसी कड़ी में देखिए, कंबाइंड विद इट्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटरी एंड पॉपुलेशन ऑफ द country, the East India Company had virtually the whole India under its कंट्रोल। और देश के जो बाकी बचे हुए भाग थे और आबादी यानी कि पॉपुलेशन थी, उस पर कंपनी का क्या था, इनडायरेक्ट रूल था। यानी कि जो हमने बताया ना 63% टेरिटरी पे और 78% पॉपुलेशन पे इनका डायरेक्ट कंट्रोल था, और जो बाकी का जो बच रहा है उस पर इनका इनडायरेक्ट कंट्रोल था। ठीक है, यानी कि अपने किसी ऑफिसर्स को या फिर किसी जनरल को दे देते थे, वो वहाँ पे डील करता था, वो था तो वो भी इन्हीं के अंडर में। अच्छा, इस तरीके से देख सकते हैं कि जो भी व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। ठीक है, ये हमारा चैप्टर आज फिनिश हो गया। इस कड़ी में थोड़ा सा बाकी है, स्लेव ट्रेड इन द साउथ अफ्रीका। ये इस चीज़ों को आप, ये पैरा जो 2-3 पैरा दिया हुआ, इसको आप फील करके पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि क्या कंडीशन थी। साउथ अफ्रीका में जो दास का जो व्यापार हुआ करता था, स्लेव ट्रेड होती थी, उसमें क्या कंडीशन थी मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या था कि जो डच व्यापारी थे, ठीक है, जो डच ट्रेडर्स थे, वो 17वीं सेंचुरी में दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए थे और वहाँ पे दास का व्यापार उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। लोगों को बंधक बना करके लोग ले जाते थे और इधर उधर ट्रांसफ़र करते थे। ठीक है, तो वहाँ पे एक बात है, एक विजिटर टू द केप इन 1824 हैज़ लेफ्ट अ मूविंग अकाउंट व्हाट ही सॉ एट अ स्लेव ऑक्शन। यानी कि एक जो आंखों देखा हाल है, कोई एक स्लेव है वो बता रहा है। ठीक है, स्लेव ऑक्शन का मतलब होता है कि गुलामों की खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं, कि वो आंखों देखा ब्यौरा अपना प्रस्तुत कर रहा है। मैं ये लाइन बारी बारी से पढ़ के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप ये चीज़ फील करें तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे बात करी जा रही है कि हैविंग लर्न दैट देर वॉज टू बी द सेल ऑफ अ कैटल फार्म स्टॉक ETC बाई द ऑक्शन। यानी कि जब देखा उसने कि पशुओं की नीलामी हो रही है और कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, तो हमने मतलब ये बता रहा है, ये जो स्लेव है, कि जब उसने देखा क्या कि जब लोगों की नीलामी हो रही है, मतलब पशुओं की भी नीलामी हो रही है, कैटल्स की भी नीलामी हो रही है, टूल्स की भी नीलामी हो रही है, तो उसने देखा कि आदमियों की भी नीलामी हो रही है, बच्चों की भी हो रही है, औरतों की नीलामी हो रही है। ठीक है, वॉज हॉल्टेड आवर वैगन। तो हमने क्या किया, हमने अपने वैगन्स को या फिर हमने अपने गाड़ियों को रोक लिया ताकि हम लोग भी उनको बेच सकें। तो हमने क्या देखा कि मैं आपको एक इसका समराइजेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या कह रहा है ये, कि हमने ये देखा अपनी गाड़ी में कि नए बैल, मतलब हमारे पास भी नए बैल थे या कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह थे, उसको भी हमने रोक लिया। यानी किसने रोक लिया, ये जो आंखों देखा हाल बता रहा है। ठीक है, तो उसी कड़ी में अगर आप देखें तो एक फीमेल स्लेव थी। यहाँ पे क्या लिखा है, देयर वॉज अ फीमेल स्लेव एंड शी वॉज हैविंग अ 3 चिल्ड्रेन। ठीक है, उसके पास 3 बच्चे थे। एंड द फार्मर एग्जामिन देम, और जो किसान था जो खरीद रहा था, जो मतलब मान लो जो पैसे वाला जो किसान है, ठीक है, या कोई डच व्यापारी वो खरीद रहा है, वो क्या एग्जामिन कर रहा है, वो एग्जामिन ये कर रहा है एज दे हैड बीन सो मेनी हेड ऑफ द कैटल, कि बहुत सारे यहाँ पे जानवर हैं, कि दे वर सोल्ड सेपरेटली, और सबकी बिक्री तो हो चुकी है, एंड टू डिफरेंट परचेजेस, और कुछ अलग अलग भी चीज़ें बेच हो रही हैं। नहीं, किसानों ने क्या किया, पशुओं के सामान को, मतलब किसान ने पशुओं के समान ही उनको ही जज किया। जो फार्मर था, जो पीजेंट था पैसे वाला, उसने जैसे पशुओं को वो ट्रीट कर रहा था, वैसे ही वो इंसानों को भी ट्रीट कर रहा था। और क्या कह रहा है, एक तरीके से देखिए कि वो जो माँ है, उसके तीनों बच्चों की नीलामी हो रही है और उसके माँ की भी नीलामी हो रही है। कोई उसको उधर ले जा रहा है और कोई उनके बच्चों को इधर ले जा रहा है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे को एकटक देख रहे हैं। सोचिए क्या मार्मिक स्थिति रही होगी। वो
वो इतने ही संवेदनशील मौके थे, यानी कि वो जो दृश्य था वो दिल को पिघला देने वाला था। इसके विपरीत जो वहाँ के मौजूद दर्शक थे उनके चेहरे हंसते हुए असंवेदनशील हुआ करते थे। ठीक है, तो ये चैप्टर है। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है और अब हम चैप्टर नंबर 3 अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें दूसरों को, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ पा सके ज़्यादा से ज़्यादा। आप सभी लोग सुरक्षित रहें। थैंक यू।